हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 22 फरवरी 2015 का सीडीपी पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। ठीक है, तो आप बताइए। बोल रहा है कि अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो क्या इससे संवेगात्मक विकास बच्चे का हो पाएगा। अध्यापक का कोई सहभागिता भी नहीं होगा और माता पिता ही सिर्फ उसका इमोशनल फैक्टर्स को सुधारेंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी नहीं होगा। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य क्या है। नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए। नहीं है क्या, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। ठीक है, खुले अंत वाले प्रश्न, ये तो रचनात्मक आकलन है। आप क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन पूछिएगा, सृजनात्मकता वाला क्वेश्चन पूछिएगा, कल्पना शक्ति का विकास करने वाला क्वेश्चन पूछिएगा, तो वो तो रचनात्मक आकलन है। परियोजना कार्य, ये भी रचनात्मक आकलन है। अवलोकन, ये भी रचनात्मक आकलन का कार्य है। लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये रचनात्मक आकलन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम आप डिसाइड कर रहे हैं रचनात्मक आकलन से कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये आगे बैठेगा, ये पीछे बैठेगा, ये उससे पीछे बैठेगा, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे प्रिय है। तो योग्यता क्रम हमको कभी भी निर्धारित नहीं करना है बच्चों को। क्या रचनात्मक आकलन से हमको योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए हम नहीं करते हैं। हम कमियां ढूंढते हैं बच्चों में, किस चीज की कमी है उसको सुधार किया जाए, न कि उसको ग्रेडिंग दिया जाए कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकेंड हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तकों से उत्तर को लिखवाने पर बल देना नहीं। आप एक प्रभावशाली अध्यापिका हैं तो पुस्तकों से उत्तर लिखवाने पर बल नहीं देंगे। ठीक है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखा कर देना। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या यह प्रभावशाली अध्यापिका होने का महत्वपूर्ण लक्षण है। नहीं। आप अगर आपसे वो प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे आपकी बातों को एकाग्र पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और आप में रुचि लाएंगे। आप जो बोलिएगा उसको ध्यान से सुनेंगे, आप जो बोलिएगा, जो वर्क दीजिएगा वो करेंगे। आप अनदेखा कीजिएगा तो बच्चा भी अपना गपशप में लग जाएगा कि सर तो कुछ पूछते हैं बताते नहीं है, तो इससे अच्छा कि अपना क्या कुछ खेलते हैं चोर सिपाही। ठीक है, तो बच्चा क्लास में स्टार्ट कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, एक प्रभावशाली अध्यापिका का यही लक्षण होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के आप क्या करें, संपर्क में रहें। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छा कक्षाई परिवेश सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बच्चे के अधिगम के लिए, मतलब बच्चों को हम जो चीज सिखा रहे हैं उसके लिए एक क्या करना पड़ता है, कक्षाई परिवेश होता है, उसको सुगम बनाने के लिए एक अच्छा कक्षाई परिवेश का सृजन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं है।
नहीं पूछ रहा है, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना। तो ये तो सही बात है, अच्छा बात है। तो कक्षाई परिवेश बहुत अच्छा है कि आप उसके प्रयासों को स्वीकृति दे रहे हैं। बच्चा खुद से करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा ही करते रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। तो आप उसकी प्रयासों को क्या कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापक जैसा बोल रहा है आप वैसा कार्य कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। बच्चे को स्वीकार करना, ये सही बात है कि आप बच्चे को स्वीकार कर रहे हैं। अध्यापक का सकारात्मक रुख, आपके प्रति अध्यापक का सकारात्मक रुख हो तो ये भी अच्छी बात है। नकारात्मक रुख तो नहीं है, सकारात्मक रुख है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बोल रहा है कि अध्यापक के अनुसार कार्य करना, क्या करना, अध्यापक के अनुसार कार्य करना। अध्यापक जो बोल रहा है वो काम कर रहे हैं, बोल रहा है कि उत्तर याद कर लो, उत्तर याद कर रहे हैं, प्रश्नों पर बल दे रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो ये कक्षाई जो परिवेश है उसको सुगम बनाने के लिए आप अध्यापक के अनुसार काम कीजिएगा तो नहीं चलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सही है। क्या है, सही पूछ रहा है, ठीक है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये तो बात पहले से चली आ रही है कि लड़के घर के बाहर के काम करते हैं और लड़कियां घर के भीतर की काम करती है, तो ये तो होगा नहीं। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो होगा नहीं। ये कोई बात हुई कि आप लड़कों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ा रहे हैं। आजकल की तो लड़कियां एसपी, डीएम, दरोगा, सीएम, पीएम क्या नहीं बन रही है, पायलट, सभी चीज बन रही है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाएं, ये भी नहीं होगा। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये तो बहुत पुराना प्रथा है कि लड़कियां घर की काम करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये नियम बना है कि लड़कियां घर की काम करेंगी, लड़के घर के बाहर के काम करेंगे। तो मान लीजिए घर में माँ है और माँ से उतना सारा काम नहीं हो पा रहा है, आप माँ का हेल्प कर सकते हैं खाना बनाने में, झाड़ू पोछा करने में, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवि या दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। वो लड़का पी है तो पी को वैसे लिख रहा है, बी को वो ऐसे लिख रहा है। क्या कर रहा है, दर्पण छवि बना रहा है। क्या कर रहा है, वो दर्पण छवि बना रहा है। तो ये क्या है, अधगम में असुविधा के, अधगम में अशक्ता के, अधगम में कठिनाई के, अधगम में समस्या के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधगम में अशक्ता। वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, अधगम में अशक्ता प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, नहीं, याद जहां आए उसको काट दीजिए, याद पर तो कभी बल ही नहीं देना है हमको। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, तो इस पे भी नहीं होगा, आप अंकों और ग्रेडों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है कि लड़का फर्स्ट किया है तो बहुत अच्छा है, फेल हो गया तो बहुत खराब है। ठीक है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। तो देखिए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। क्या करना है? सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना है। ठीक है। ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि सक्रिय सहभागिता, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे भाग ले रहे हैं कि नहीं, जो चीज हम बता रहे हैं, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसमें सभी के सभी बच्चे का सहभागिता है कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि फ्रंट बेंच पढ़ रहा है और पीछे का बेंच वाला गप कर रहा है, चोर सिपाही राजा मंत्री खेल रहा है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा अध्यापक को कि सभी के सभी बच्चे सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं कि नहीं, सभी के सभी बच्चे भाग ले रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? क्या पूछ रहा है? प्रतिभाशालीता। ठीक है। प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये नहीं होगा। हम फर्स्ट हैं तो एक समूह बना देंगे, जो फेल है उसका अलग समूह बनाएंगे। इसके लिए वर्गीकृत हम नहीं करते हैं। ठीक है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसको डांटने के लिए क्या एक तरीका है कि चलो बच्चा गलती कर दिया तो इस बात पर उसको डांटेंगे, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है। यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बच्चा गलती कर दिया तो उसको स्कूल से ही निकाल दो, ये मतलब सही है? कभी नहीं। बच्चा जब गलती कर रहा है तो बच्चा का गलती का आप सुधार कीजिए, कि बच्चा गलती कर दिए तो उसको स्कूल से ही भगा दीजिएगा, तो ये होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। बच्चा गलती कर रहा है तो हमको ये पता चलेगा कि इसका दिमाग कैसे चल रहा है, इसका क्या अभी माइंड में चल रहा है, किस तरह ये सोच रहा है, किस तरह का इसका कल्पना शक्ति है, किस तरह का स्मरण शक्ति है, क्या बोल रहा है। विचार का अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। उसके विचार है, इसको उसके थॉट्स क्या है, उसके विचार क्या है, उससे हमको मालूम चल जाता है जिस तरह का वो गलती करता है। ठीक है। तथा समाधानों को पहचानने में सहायता मिलती है। ठीक है। समस्या समाधान को पहचानने में क्या सहायता मिलती है कि इसका कैसे समाधान किया जा सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, औपचारिक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो जिन लोगों ने अभी तक औपचारी और अभिसारी चिंतन पे डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख ले, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वहां पे औपचारिक चिंतन और अभिसारी चिंतन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी भी औपचारी चिंतन और अभिसारी चिंतन पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो नहीं छूटेगा, आपका एक नंबर उसमें पक्का हो ही जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता, आउट ऑफ द बॉक्स, वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर,
मतलब एक क्वेश्चन को कई तरीके से आंसर दे रहा है, ठीक है। उसके सोचने समझने की क्षमता इतना ना ज्यादा है कि कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो क्वेश्चन का जवाब कई तरीकों में दे रहा है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और आउट ऑफ द बॉक्स अवसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, अवसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। इसका रचयिता कौन थे? अवसारी चिंतन अभिसारी चिंतन के गिलफोर्ड महोदय ने 1956 ईस्वी में डिस्क्राइब किया था कि अवसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। क्या करना है? विद्यार्थियों का आकलन करना है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका आकलन करना है। तो इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, पूछ रहा है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। नहीं, आप उसी विद्यार्थी आकलन के दौरान आप उसी विद्यार्थियों को खोजेंगे जिसको आगे अगला क्लास में भेजना है, कि आप आकलन के दौरान उस विद्यार्थी को खोजेंगे कि विद्यार्थी में क्या कमी है, इसको कैसे सुधारा जाए। आप ये तो नहीं खोजेंगे कि जो चलो ये बहुत अच्छा कर रहा है इसको अगले क्लास में भेज देते हैं, ये नहीं अच्छा कर रहा है इसको निचले क्लास में भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। आप उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए आकलन नहीं करते हैं, ठीक है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ठीक है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। अब देखिए, आप तेज विद्यार्थी का अलग एक समूह बना दे रहे हैं और कमजोर विद्यार्थी का अलग एक समूह बना दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। जिस तरह का शिक्षार्थी का आवश्यकता है वैसे आप शिक्षण उपागम में परिवर्तन लाए, तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है। बच्चा को पढ़ना है ABCD, आप उसको डायरेक्ट अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में आएगा? जिस तरह के शिक्षण की आवश्यकता हो उस तरह के शिक्षण का उपागम में आप क्या करें? परिवर्तन करें बच्चों के लिए, ठीक है। तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है, तभी आपका आकलन सफल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? क्या करता है? नहीं बनाता है। क्या दिया है? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनर्वृत्ति, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। क्या करता है? नहीं बनाता है। तो केवल याद करने के आधार पर पुनर्वृत्ति करना है। तो क्या बच्चा याद करके समझ पाएगा? नहीं। तो विषय वस्तु को केवल तो एक ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, याद करना भी निगेटिव वर्ड है, तो देखिए दो निगेटिव आए हैं। तो वैसे ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना अच्छी बात है, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद अच्छी बात है, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन ये भी अच्छी बात है, लेकिन याद करना, केवल याद करना ये नहीं होगा। यही अधिगम को सुगम क्या करता है? नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड दे रहे हैं तो क्या वो प्रेरित होगा? काम करने के लिए प्रेरित होगा। आप उसको बार बार ताना मार रहे हैं तो बच्चे की छवि की सुरक्षा करना ये भी नहीं होगा। उनके अंकों में सुधार करना, एक तो शाब्दिक और गैर शाब्दिक उसको दंड दे रहे हैं तो उसके अंक में कहां से सुधार हो जाएगा। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा
कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर रहे हैं। आप बार बार उससे यही बात बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं पढ़ सकते हो, पास ही नहीं कर सकते हो, तुम अगले क्लास में जा ही नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम जाओ खेती करो। ऐसे ऐसे बात बच्चों को जब आप दीजिएगा, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड उसको दीजिएगा, तो उसको क्या होगा, उसके स्वयं के प्रति को अवधारणा को आप क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। वो लास्ट में आप 1 महीना तक ऐसा ही बोलते रहिएगा तो लास्ट में वो समझ जाएगा सही बात बा, मार साहब कहता नहीं कि हमरा से ना होई, तो सही में ना होई लागता, तो भाग जाएगा बच्चा, चला जाएगा कमाने उमाने, वो पढ़ नहीं पाएगा। गलती कर रहा है तो बोलिए, हो जाएगा, हाँ ऐसे करो वैसे करो, सुधारने का काम आपका है, ठीक है, आपको उसको दंड देने का काम नहीं है। बच्चा अगर गलती कर रहा है, इंसान ही गलती करता है ना, बच्चा जब गलती कर रहा है तो सुधारिए, पता लगाइए कि कहाँ पे गलती कर रहा है, उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। हर बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं ना आता है, वो तो यहीं पे सीखता है। कैसे सीखता है, उसके शिक्षक जो होते हैं अच्छे मिल जाते हैं, उसको पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, समझ जाता है, सीख जाता है। तो आपका काम है सिखाना, आपको उसको शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का काम नहीं है। उससे क्या होगा, स्वयं के प्रति की अवधारणा को नष्ट करना, उसके अंदर को अवधारणा को आप क्या कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, जिससे वो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह के स्वीकार्य हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल अवस्था कब, प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष के बीच होता है। उस समय की अवधि के दौरान पूछ रहा है कि भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह के स्वीकार्य हैं। तो 2 से 6 वर्ष में कौन आदमी भूमिका और व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है बच्चों को, तो माता पिता और भाई बहन। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए बाल अवस्था के अंतर्गत 2 से 12 वर्ष आता है टोटल, जिसमें 2 से 6 वर्ष क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है, पूर्ववर्ती होता है। लेकिन 6 से 12 वर्ष क्या होता है, परावर्ती होता है। क्या होता है, परावर्ती होता है। तो यही पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन में 6 से 12 देगा और कहीं 6 से 11 दे देगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 6 से 11 दिया है। क्या दिया है, 6 से 11 दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना नहीं, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस नहीं, सतत तथा असतत अधिगम ये भी नहीं होगा। क्या दिया है, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रकृति
तथा पालन पोषण पर वाद विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप से किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपत विकास का क्षेत्र, सहारा देना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सहारा देना हो जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति कोई काम किसी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सहारा देना। उसको हम लोग पाड़ भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं और इंग्लिश में एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए, अगर यहाँ पे कुछ पाड़ ढांचा दिया हो तो आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, उसमें एस्केप फोल्डिंग दिया होगा। इंग्लिश में नहीं चेंज होता है, हिंदी में ही बस इसका नाम चेंज होता है। कभी सहारा हो जाता है तो कभी पाड़ हो जाता है तो कभी ढांचा हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा एस्केप फोल्डिंग ही रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, अगर वो सभापति लिखती सेवा में महोदय, सभापति महोदय, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पुरुष है। क्या है? वह पुरुष है। अगर सभा अध्यक्ष लिख दी है तो वो पुरुष हो या लेडीज हो, पुरुष हो या महिला हो, दोनों में चल सकता है सभा अध्यक्ष। तो क्या है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, सभापति का मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट किसी पुरुष को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सभा अध्यक्ष जब आप लिखिएगा तो वो पुरुष हो या महिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पर एप्लीकेबल होगा। तो उस अध्यापिका ने क्या किया? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या कर रही है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की में कम तुलना अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है एवं सुधार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, बच्चा क्या गलतियां कर रहा है, उसको दर्ज करे और उसका सुधार करे, उसको अवलोकन करे, उसको दर्ज करे और उसका सुधार करे। ठीक है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है एवं सुधार किया जाता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यही काम है कि बच्चों की गलतियों को ढूंढो, उसको दर्ज करो और उसका सुधार करो। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्तर 1। नैतिकता का स्तर की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित कौन करता है? तो स्तर 1 करता है। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में। ठीक है,
तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मंडन के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, ये ठीक बात है। ठीक है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ठीक बात है। प्रजातंत्र के लिए क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। जैसा उनका सामाजिक पृष्ठभूमि होगा वैसा ही उसका सामाजिकरण होगा। ठीक है, जिस जाति कास्ट जिस समाज के बच्चे होंगे वैसा ही उनका सामाजिकरण भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है, ग्रेड एवं अंकों के लिए नहीं। देखिए, आकलन हम किस लिए करते हैं, आपको बार बार मैं बता रहा हूं, आकलन हम इसलिए करते हैं कि बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में जो भी गलतियां कर रहे हैं उसका अवलोकन करे, उसका दर्ज करे और उसका क्या करे, सुधार करे। ठीक है, इसीलिए हम लोग आकलन करते हैं। तो पास और फेल करने के लिए हम लोग आकलन नहीं करते हैं, ग्रेड और अंकों के लिए आकलन नहीं करते हैं। ठीक है, जांच परीक्षण के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए, पृथकीकरण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रेरणा के लिए। बच्चे जो भी सीख रहे हैं उसका आकलन करेंगे, बच्चों को क्या मालूम चलेगा, बच्चों को मालूम चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमें आता है। उससे उनको क्या मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगा कि चलो हमने इतना दिन मेहनत किया, हमने कुछ तो सीखा। तो आकलन किस लिए आवश्यक है, प्रेरणा के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रचलित योजनाओं में जो योजना है जो आप जानते हैं उसमें नई जानकारी आप जोड़िएगा, उसे किस नाम से जाना जाता है, समायोजन, समयाधारण, आत्मसत्करण, संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आत्मसत्करण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आत्मसत्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्ति विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति विभिन्नता हो जाएगा। ठीक है, किसी का बुद्धि तेज है, किसी के अंदर प्रेरणा है, किसी के अंदर अभिरुचि है, कोई खेलना बहुत अच्छा जानता है, कोई पढ़ना बहुत अच्छा जानता है। तो ये सब क्या है, ये सभी व्यक्ति विभिन्नता है। सभी के सभी लोग कलेक्टर तो नहीं ना हो गए हैं, कोई उसमें कर्मचारी भी है, कोई कलेक्टर भी है, तो कोई एसपी है। तो वही बात समझिए, ये सभी क्या है, व्यक्ति विभिन्नता है। आपसे बार बार गांव में बोला जाता होगा कि 5 उंगली बराबर नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें व्यक्ति विभिन्नता हुई। गरीब से लेकर अमीर तक आप नजर उठा के देखिए, सब में कुछ ना कुछ अलग कला है। कोई अच्छा घर बना लेता है तो कोई अच्छा बिजली का काम कर लेता है, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास घर बनाने और बिजली का काम करने और प्लम्बर का काम करने का गुण नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ कि इसे हम किसके अनुसार डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार। व्यक्ति विभिन्नता, सभी व्यक्ति में अलग अलग गुण है, अलग अलग कला है। तो ये क्या है, व्यक्ति विभिन्नता है। ठीक है, ये व्यक्ति विभिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए,
इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 किसका वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, जहां गरीब अमीर किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, वो सभी एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ेंगे। विकलांग हो या कुछ भी हो, सब एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संवेगात्मक विकास से। ठीक है, इमोशनल फैक्टर क्या होता है? सब कोई एक साथ नाराज तो नहीं न हो जाएगा। क्या बोल रहा है? नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, सही तरीके से नाराज होना क्या है? आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे? यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। किससे है? संवेगात्मक विकास से। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? डिस्प्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है। क्या है? एक शारीरिक विकार है। क्या है? शारीरिक विकार है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? क्या करेगा? प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुभव। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को क्या करेगा? प्रभावित नहीं करेगा सामाजिक अनुभव। भाषा भी करेगा, परिपक्वन भी करेगा, क्रियाकलाप भी करेगा, लेकिन सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? क्या है? नहीं है। पर्यावरण का पुनः निर्माण करना, केवल अपने विषयों में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है अभिप्राय नहीं है, और देखिए यहाँ पे केवल दे रहा है। ये क्या है? निगेटिव साइन है। क्या है? निगेटिव साइन है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, यही नहीं होगा। तो आप लोग अगर नहीं भी जानते होंगे इसका आंसर, तो आप निगेटिव वर्ड से भी ढूंढ सकते हैं। केवल दिया है, केवल क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो इससे भी आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन और जितने भी टीचर से रिलेटेड न्यूज आती है मैं इन ग्रुपों में डालता रहता हूं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।